नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अंडमान घूमने का विचार बना रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी जर्नी स्वयं प्लान करें, सारे अरेंजमेंट स्वयं करें, सारी बुकिंग्स खुद ही करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है वो है टूर पैकेज लेने का, जिसमें कि कोई भी अरेंजमेंट आपको स्वयं नहीं करना होता। सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिससे कि आप अपने टूर को बिना किसी स्ट्रेस के मज़े में एंजॉय कर सकते हैं। और इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन है 6 नाइट्स 7 डेज़ का। अब ये पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं अंडमान। इस टूर के दौरान हमारा सीक्वल कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले हम चलेंगे पोर्ट ब्लेयर को एक्सप्लोर करने, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल है। पोर्ट ब्लेयर के बाद हम चलेंगे बाराटंग आइलैंड को एक्सप्लोर करने, जो कि फेमस हैं लाइमस्टोन केव्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट और मड वॉल्केनोस के लिए। बाराटंग आइलैंड के बाद हम चलेंगे हैवलॉक आइलैंड के लिए, जिसका नया नाम है स्वराज द्वीप, जहां पर कई सारे खूबसूरत स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर हैवलॉक आइलैंड से हम चलेंगे नील आइलैंड के लिए, जो कि नेचुरल कोरल ब्रिज और खूबसूरत बीचेस के लिए मशहूर है। लेकिन बस इतना ही नहीं, इस टूर के दौरान और भी कई सारे स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कई सारे टापुओं का एक ग्रुप है जो कि हमारे भारत के अंदर ही आता है। ये एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। इस टोटल समूह के अंदर 836 आइलैंड्स हैं, इसलेट्स हैं और रॉकी आउटक्रॉप्स हैं। यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि यहाँ टोटल मिलाकर 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें कि कई सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी नहीं रहता। ओनली 31 आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। अंडमान पहुंचने के दो रास्ते हैं, बाय एयर या बाय वाटर। हमने बाय एयर वाले ऑप्शन को चूज़ किया और हमारी अंडमान ट्रिप की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। हमें पहुंचना था पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल है। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के लिए वैसे तो दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है, पर हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट मिली। पहली फ़्लाइट हमारी दिल्ली से कोलकाता की थी और फिर कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर की दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। वैसे अगर आप चाहें तो पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के लिए चेन्नई, कोलकाता या विशाखापट्टनम से डायरेक्ट फ़्लाइट भी ले सकते हैं। तो अब अपनी फ़्लाइट को एंजॉय करते हुए हम लगभग 5.5 से 6 घंटे में पहुंच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट पर, जिसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पोर्ट ब्लेयर में पहुंचने के बाद अब हमें हमारी गाड़ी लेने आ चुकी है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल हैं। और हमारे साथ अभी हमारे ड्राइवर सर हैं, जिनका नाम है मिस्टर रवि, जो कि हमें गाइड करेंगे पोर्ट ब्लेयर के लिए और पोर्ट ब्लेयर के सारे साइट सीन्स करवाएंगे। अब हमने अपने पोर्ट ब्लेयर वाले होटल में चेक इन कर लिया है और जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, इस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये रूम काफ़ी लग्जीरियस है, नीट एंड क्लीन है और इसमें सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। साथ ही इस होटल रूम का जो बाथरूम एरिया है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, पूरी साफ़ सफाई का इसमें ख्याल रखा गया है और ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं इसमें प्रोवाइड कराई गई हैं।
पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की राजधानी है, इसका अब नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है। और इसमें सबसे पहले हम देखने चल रहे हैं सेलुलर जेल को, जिसे काला पानी जेल के नाम से भी जाना जाता है। ये है सेलुलर जेल का एंट्री गेट, जहाँ से हम जेल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ बाहर लिखा भी हुआ है सेलुलर जेल। और ये जो जेल है मेन रोड के पास में बनी हुई है, यानी कि ये जो मेन रोड है यहाँ से जाता है आगे की ओर, और यहीं से हमें अंदर की ओर प्रवेश करना होता है। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी जेल या काला पानी की सज़ा के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी जेल हुआ करती थी जहां पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को अलग अलग सेल्स में कैद करके रखा जाता था। इस जेल का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बनाया गया था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात ना कर सके। इस जेल में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को खूब टॉर्चर किया जाता था, लेकिन फिर भी आज़ादी के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी उनका टॉर्चर भी सहते रहे। काला पानी की सज़ा एक बहुत टफ सज़ा हुआ करती थी, क्योंकि ये जो सेल हैं पूरी तरह अंदर से अंधेरे नुमा हुआ करते थे। यहाँ पर इतनी लाइट नहीं हुआ करती थी। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की नुमा ऊपर की साइड दी जाती थी, जो भी ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर होती थी। यानी कि अगर इस दीवार की हाइट देखें तो उसकी काफ़ी ऊंचाई पर जाकर इस तरह की खिड़की बनाई जाती थी, ताकि एक कैदी, मतलब एक जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें यहाँ पर कैद करके रखा है, वो दूसरे से बात ना कर सके। और ये जो सेल है पूरा अंधकार से भरा होता था, और जैसे यहाँ पर ह्यूमिडिटी होती थी तो यहाँ पर कोई भी वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, और यहीं पर उनको खाना होता था, यहीं पर फ्रेश होना होता था। बहुत बुरी हालत में अंग्रेज़ उन्हें रखा करते थे। सेलुलर जेल का कंप्लीट इतिहास जानने के लिए आप यहाँ पर एक गाइड भी हायर कर सकते हैं, जिनका चार्ज लगता है 200 रुपीज़ का। काला पानी जेल के ऊपर हमने एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी बनाया है, जिसमें कि हमने संपूर्ण इतिहास को डिटेल में दर्शाया है। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेलुलर जेल को देखने का जो एंट्री शुल्क लगता है वो है 30 रुपीज़ पर पर्सन का। और अगर इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग के बारे में बात करें तो सुबह 9 बजे ये ओपन हो जाती है और शाम को 4:45 तक ये ओपन रहती है। तो इस दौरान आप यहाँ पर जेल को देखने आ सकते हैं। अब पोर्ट ब्लेयर के एक बहुत ही मशहूर बीच पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है कॉर्बिन्स कोव बीच। और यहाँ पर कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि स्पीड बोट, जेट स्की और भी कई सारी राइड्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ का जो नज़ारा है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो बहुत ही खूबसूरत है। आपको जो नारियल के पेड़ हैं वो बीच के किनारे पर ही नज़र आएंगे और दूर दूर तक ये नारियल के पेड़ फैले हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये एक पब्लिक बीच है जहाँ पर टाइम स्पेंड करना लोगों को काफ़ी पसंद आता है। वैसे ये बीच ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये वाला एरिया, इतना ही ये एरिया है, ज़्यादा बड़ा बीच नहीं है, लेकिन जो जगह है काफ़ी अच्छी है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, कपल्स में आते हैं या बच्चों के साथ भी आते हैं तो ये जगह काफ़ी वर्थ इट है। साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे कॉर्बिन्स कोव बीच की, वो ये है कि यहाँ पर कई सारे जापानीज़ बंकर्स हैं। और जापानीज़ बंकर उस टाइम के हैं जब जापान ने अंडमान एंड निकोबार को ऑक्यूपाई किया था, तो उस दौरान इस तरह के बंकर्स यहाँ पर बनाए थे ताकि वो समुद्र से कोई भी जहाज़ आ रहा हो या कोई भी आ रहा हो तो उसके ऊपर निगरानी रख सकें। अब पोर्ट ब्लेयर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है फ्लैग पॉइंट।
इस स्थान का महत्व इस वजह से है क्योंकि 30 दिसंबर 1943 में सबसे पहली बार तिरंगा यहीं पर फहराया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। यही वो स्थान है जो कि ब्रिटिश राज से सबसे पहले आज़ाद हुआ था। अब अंधेरा हो चुका है और सेलुलर जेल में अब हम आए हैं लाइट एंड साउंड शो को देखने। लाइट एंड साउंड शो को देखने रोज़ाना कई सारे लोग आते हैं। अब टिकट प्राइस के बारे में बात करें तो 300 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट चार्ज होता है। लाइट एंड साउंड शो के रोज़ाना 3 शो होते हैं शाम के समय पर। लाइट एंड साउंड शो में सेलुलर जेल का इतिहास बताया जाता है कि किस प्रकार ब्रिटिशर्स ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर कैद करके रखा था और उन्हें टॉर्चर वो किया करते थे। अगर आप कभी अंडमान टूर पर आते हैं तो लाइट एंड साउंड शो को ज़रूर देखिएगा। आज है हमारी इस ट्रिप का दूसरा दिन। पोर्ट ब्लेयर में अभी बजे हैं रात के 3:30 और हम निकल चुके हैं बाराटंग आइलैंड के लिए। हमने ये समय क्यों चूज़ किया इसकी जानकारी मैं आपको आगे चलकर दूंगा, पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि बाराटंग आइलैंड का डिस्टेंस पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर्स का है। बाराटंग आइलैंड जाने के लिए अब हम एक प्रमुख चेक पोस्ट पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है जिरकाटांग चेक पोस्ट। इसका डिस्टेंस पोर्ट ब्लेयर से लगभग 48 किलोमीटर्स का है और इस डिस्टेंस को पार करने में हमें लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। लेकिन जिरकाटांग चेक पोस्ट से आगे जाने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करना होता है, क्योंकि जिरकाटांग से आगे जरावा आदिवासियों का क्षेत्र पड़ता है, यानी कि जरावा ट्राइबल रिजर्व पड़ता है और एक जंगल है जहाँ पर जरावा आदिवासी रहते हैं। तो यहाँ से हमें आगे जाने से पहले कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो फॉलो करने होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें यहाँ पर आने से पहले एक फॉर्म फिल करना होता है। जैसे हम यहाँ जिरकाटांग चेक पोस्ट पर पहुँचे तो हमें एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें कि हमारी जनरल डिटेल्स होती हैं, हमारा नाम, हमारा ID नंबर, हम कहाँ से आए हैं, एड्रेस क्या है, कौन से होटल में हम स्टे कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स हमें उस फॉर्म में फिल करनी होती है। जितने भी लोग आपके साथ हैं उन सभी की डिटेल्स फिल करनी होती है और यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कराना होता है। साथ ही जो ये ट्राइबल एरिया है, बीच में हमें आदिवासी नज़र आ सकते हैं, लेकिन आदिवासियों के साथ इंटरेक्ट हम नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर सकते। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इस एरिया में। जिरकाटांग क्षेत्र से आगे बढ़ने से पहले हमें कॉन्वॉय फॉर्मेशन करना होता है, यानी कि काफिले के रूप में आगे बढ़ना होता है। अभी हम यहाँ सवेरे सवेरे पहुँचे हैं, अभी सुबह के लगभग 5 बजे हुए हैं और आप यहाँ देख पाएंगे काफ़ी सारे व्हीकल्स एक लाइन में लगे हुए हैं। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, पीछे की साइड भी आप देखेंगे तो लाइन में कई सारे व्हीकल्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ जिरकाटांग क्षेत्र से आगे बढ़ने से पहले पूरा इसी तरह का फॉर्मेशन आगे बनाना पड़ता है, यानी कि व्हीकल्स एक के बाद एक लगते हैं, फिर आगे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स चलते हैं और उनके पीछे धीरे धीरे करके ये व्हीकल्स चलते हैं। अभी जो हम होटल से निकले थे पोर्ट ब्लेयर से, वो लगभग 3 बजे निकले थे ताकि हम सुबह का ये 6 बजे वाला कॉन्वॉय ज्वाइन कर सकें। अब जिरकाटांग क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं मिडिल स्टेट के लिए, जो कि हमारा अगला पड़ाव है बाराटंग आइलैंड पहुंचने के लिए। क्योंकि जिरकाटांग क्षेत्र में फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इस वजह से हम आपको इस क्षेत्र का दृश्य नहीं दिखा पाएंगे। तो अब डायरेक्टली चलते हैं मिडिल स्ट्रेट के लिए।
अब मिडिल स्ट्रेट पर हम पहुंच चुके हैं। ज़रावा रीजन को क्रॉस करते वक्त हम बहुत ज़्यादा लकी रहे क्योंकि हमने 30 से 40 ज़रावा ट्राइब्स देखे। जो ज़रावा आदिवासी हैं वो हमें काफ़ी सारे नज़र आए। मिडिल स्ट्रेट तक हमारा सफ़र बाय रोड होता है, लेकिन इसके बाद हमें बोट के थ्रू आगे की ओर बढ़ना होता है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं बारातंग आइलैंड की नीलांबुर जेट्टी में। हमने अपने सफ़र की शुरुआत करी थी सुबह 3:30 बजे के आसपास से, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 8:30 बज चुके हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, अभी नीलांबुर जेट्टी हम जिस बोट से पहुँचे उसके बाद भी हमें एक बोट लेनी होगी, और ये एक स्पीड बोट होने वाली है। और ये स्पीड बोट हमें लेकर जाती है लाइमस्टोन केव्स तक। और लाइमस्टोन केव्स के ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइमिंग भी आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा। ये यहाँ 6:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक ही ओपन रहती है। इस दौरान ही आप केव्स को विज़िट कर सकते हैं। अगर इसके बाद आप आते हैं तो लाइमस्टोन केव नहीं जाया जा सकता, और एक व्यक्ति का 900 रुपये चार्ज लगता है। तो अब हमारी स्पीड बोट राइड की शुरुआत हो चुकी है। लाइमस्टोन केव का डिस्टेंस नीलांबुर जेट्टी से लगभग 9 किलोमीटर का है, और इस डिस्टेंस को पार करने में हमें लगभग 25 मिनट का समय लगता है। अभी तक जो हमने रास्ता पार किया वो काफ़ी चौड़ा वाला रास्ता था, यानी कि पानी का जो स्तर था वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अब हम जा रहे हैं एक नैरो पैसेज में, जो कि है मैनग्रोव फॉरेस्ट का। मैनग्रोव एक प्रकार के इस तरह के प्लांट्स होते हैं, इस तरह के पेड़ होते हैं जो कि पानी के अंदर उगते हैं। आप देख पाएंगे अभी हम बहुत ही खूबसूरत जगह में आ चुके हैं, और ये है मैनग्रोव फॉरेस्ट। जो मैनग्रोव्स हैं उनकी ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा। इनकी जड़ों को आप देखिए, इन्हें कहा जाता है प्रॉप रूट्स, जो कि एक प्रकार की एडवेंटेजियस रूट्स हैं जो कि प्लांट की मेन रूट को सपोर्ट करती हैं। और जब आप मैनग्रोव फॉरेस्ट में आएंगे तो एक अलग ही जो एडवेंचर वाला, थ्रिल वाला आपको फील आता है, वो आपको यहाँ पर फील होगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं नया डेरा जेट्टी, जो कि लाइमस्टोन केव के लिए जाने वाली जेट्टी है। यानी कि यहाँ से हमें लगभग 1.2 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा, और फिर हम पहुँचेंगे लाइमस्टोन केव के लिए। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं लाइमस्टोन केव के बिल्कुल पास में। यहाँ से लाइमस्टोन केव की शुरुआत होती है। ये गुफ़ा लगभग 100 मीटर लंबी है। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफ़ा में आप जो चीज़ इमेजिन करो वो आपको नज़र आती है। ये डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया कैसा है, किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। और इस लाइमस्टोन केव के अंदर जो ये स्ट्रक्चर्स अंदर की साइड बनते हैं, ये एक लाइव केव है, यानी कि आज भी ये जो लाइमस्टोन है वो एक्टिव है। आज भी ये जो गुफ़ा है वो बन रही है, ज़िंदा है। और जो ये स्ट्रक्चर्स इसके अंदर नज़र आते हैं वो दिन ब दिन बदलते जाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हैं लाइमस्टोन के, वो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। तो मैं गुफ़ा के बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ, और आपको कुछ जो बेहतरीन स्ट्रक्चर्स हैं इस लाइमस्टोन केव के वो दिखाना चाहूँगा।
अभी जो रॉकी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये हमारी रीढ़ की हड्डी के समान लगता है, यानी कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड। जैसे यहाँ पे सी वाटर जेलीफिश होता है उसके शेप में बन गया है यहाँ पे। हाँ जेलीफिश, हाँ कई सारी जेलीफिश। अभी लेकिन जेलीफिश तो दिख रहा है, लेकिन कुछ साल के बाद चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ते बढ़ते चेंज होते जाते हैं शेप इसका। ये स्टोन स्ट्रक्चर नज़र आता है एक ऑक्टोपस के समान, जो कि एक समुद्री जीव है, और इसके ऊपर का स्ट्रक्चर नज़र आता है एक शेर के पंजे के समान। और यहाँ पीछे की ओर देखें तो एक रॉक फॉर्मेशन कुछ इस कदर नज़र आता है जैसे कि एक मगरमच्छ का मुंह नीचे की ओर लटका हो। तो अब लाइमस्टोन केव के काफ़ी अंदर हम आ चुके हैं, और यहाँ अंदर आकर अगर आप अकेले हैं तो थोड़ा बहुत आपको डर वाला माहौल लग सकता है, बिकॉज़ अंदर कोई रोशनी नहीं है और ऐसा लग सकता है कि अंदर कोई जीव जंतु हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। अधिकतर ये जगह पूरी तरह टूरिस्ट से भरी होती है, लेकिन आज एक ऐसा दिन है जब ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं और हम बहुत आराम से इस लाइमस्टोन केव को देख पा रहे हैं। ये है इस लाइमस्टोन केव का आखिरी पोर्शन जहां पर अब मैं पहुंच चुका हूं। अभी केव का लास्ट है, पहले लेकिन गुफा यहाँ से और अंदर था, अंदर 40 मीटर लंबा था बोलते। जब 2004 भूकंप हुआ था, भूकंप से यहाँ पत्थर सरकने से पूरा रास्ता आगे बंद हो चुका है। लाइमस्टोन केव को देखने के बाद अब हम चल रहे हैं मड वॉल्केनोज को देखने, जिसके लिए सबसे पहले हमें स्पीड बोट से वापस से पहुंचना होता है नीलांबुर जेट्टी, और फिर नीलांबुर जेट्टी से एक अलग व्हीकल लेकर हमें पहुंचना होता है मड वॉल्केनोज तक। अब हम आ चुके हैं बारातंग आइलैंड में मड वॉल्केनोज को देखने, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, मड वॉल्केनो का डिस्टेंस नीलांबुर जेट्टी से लगभग 8.5 किलोमीटर का है, जिसके लिए आपको एक गाड़ी हायर करनी होती है, और गाड़ी का जो चार्ज लगता है पूरी गाड़ी का आपको देना होता है। अगर आप एक नॉन AC गाड़ी ले रहे हैं तो 1000 रुपीज़, और अगर आप एक AC गाड़ी लेते हैं तो 1200 रुपये इसका चार्ज लगता है। मड वॉल्केनो तक पहुँचने का जो रास्ता है वो लगभग 160 मीटर का ट्रैक है, यानी कि 160 मीटर तक हमें पैदल आगे की ओर बढ़ना होता है। लेकिन जिस रास्ते से होकर हम जाते हैं वाकई में बहुत खूबसूरत है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। तो फाइनली ट्रैक ख़त्म हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं मड वॉल्केनो के काफ़ी करीब। और यहाँ एक मड वॉल्केनो नहीं है, कई सारे हैं। अभी हम एक लाइव मड वॉल्केनो देख रहे हैं, जिसमें से ये एक्टिव वॉल्केनो नज़र आ रहा है, और इसकी जो साउंड है वो भी हम सुन पा रहे हैं। कुछ इस तरह से बबल्स के फॉर्म में ये वॉल्केनो बाहर की ओर आ रहा है। और एक ही नहीं, यहाँ पर कई सारे ऐसे वॉल्केनोज़ हैं जो कि नज़र आ रहे हैं। जैसे कि एक ये वाला है जिसमें ऐसा लगता है जैसे कीचड़ उछल रहा हो, एक इसके पास में है। इसी प्रकार से पूरा जो एरिया है इसमें कई सारे मड वॉल्केनोज़ हैं जिन्हें हम एक साथ देख सकते हैं। अब बारातंग आइलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस से पोर्ट ब्लेयर आ चुके हैं और चल रहे हैं चिड़िया टापू के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं अंडमान के एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट पर, जिसका नाम है चिड़िया टापू। इस आइलैंड का नाम चिड़िया टापू इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो बर्ड्स हैं वो नज़र आते हैं। और जब आप एक्चुअल में यहाँ आएंगे तो ये जो ग्रीन फॉरेस्ट आपको नज़र आएगा, इसमें से आपको काफ़ी सारी चिड़ियाओं की चहचहाट, उनकी आवाज़ें सुनाई देगी, जो कि सुनने में काफ़ी मधुर लगती हैं। चिड़िया टापू पर एक फेमस बीच है जिसका नाम है मुंडा पहाड़ बीच, जिसके किनारे पर अभी हम खड़े हुए हैं। ये एक ज़्यादा बड़ा बीच तो नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा बीच मुंडा पहाड़ से घिरा हुआ है। ये जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं ये मुंडा पहाड़ वाली ग्रीनरी है और काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है यहाँ से नज़ारा।
चिड़िया टापू में एक छोटा बायोलॉजिकल पार्क भी है जिसे भी आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स देखने मिलते हैं जो कि अंडमान एंड निकोबार में पाए जाते हैं। बायोलॉजिकल पार्क में प्रवेश करने का शुल्क है 20 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका 10 रुपीज़ का चार्ज लगता है। और इसके टाइमिंग को भी मैं क्लियर करना चाहूँगा। सुबह 9 बजे ये ओपन हो जाता है और शाम 4 बजे तक यहाँ पर टिकट अवेलेबल होता है और 4:30 बजे के लगभग तक ये खुला रहता है। और मंडे के दिन इसका अवकाश होता है। अब हम पहुंच चुके हैं चिड़िया टापू के एक बहुत ही पॉपुलर पॉइंट पर जिसका नाम है सनसेट पॉइंट, क्योंकि यहाँ से सनसेट का बेहद खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। अब हम आ चुके हैं पोर्ट ब्लेयर की हेडो जेट्टी पर, जहां से हम जाएंगे फेरी के थ्रू हैवलॉक आइलैंड के लिए। फेरी एक तरह का छोटा जहाज, एक छोटा क्रूज होता है जिससे कि हम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाते हैं। हैवलॉक आइलैंड जाने के लिए अब हमने अपनी फेरी के अंदर प्रवेश कर लिया है और जिस फेरी को हमने चूज़ किया है ये एक प्राइवेट फेरी है जो कि है नॉटिका कंपनी की। इस फेरी के अंदर 2 डेक्स होते हैं, एक अपर डेक एक लोअर डेक। हमने इसका अपर डेक वाला पोर्शन चूज़ किया है जिसे रॉयल क्लास बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर का बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। जो सनराइज़ है या फिर जो समुद्र का नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और अगर डिस्टेंस के बारे में बात करें तो पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड का डिस्टेंस है लगभग 59 किलोमीटर्स का। लगभग 1.5 घंटे की जर्नी के बाद अब हम पहुंच चुके हैं स्वराज द्वीप, जिसका पुराना नाम था हैवलॉक आइलैंड। और जिस फेरी के थ्रू हमने इस यात्रा को करा वो नॉटिका की थी, जो कि बाहर से देखने में कुछ इस प्रकार की लगती है। इस फेरी का जो चार्ज था पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड आने तक का वो लगभग 1900 रुपये था। और ये जो चार्ज है हमारे टूर पैकेज में शामिल है, हमें इसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं पे करना पड़ा। हैवलॉक जेट्टी से बाहर निकलते ही हमें एक गाड़ी लेने आ चुकी है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है और अब इसी गाड़ी के थ्रू हम हैवलॉक आइलैंड के सभी स्थानों को घूमेंगे। हैवलॉक आइलैंड में सबसे पहले हम चल रहे हैं एलिफेंट बीच को एक्सप्लोर करने, जो कि हैवलॉक आइलैंड यानी कि स्वराज द्वीप का एक बहुत ही फेमस बीच है और यहाँ पर कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी हमारे साथ एक लोकल पर्सन है जो कि हमें एलिफेंट बीच के लिए थोड़ा सा गाइड करेंगे। मतलब अगर मैं सुबह से बात करूँ तो सुबह से शाम तक क्या टाइमिंग है एलिफेंट बीच? मॉर्निंग 8:30 हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से बोट्स, और वहाँ पहुँचने के बाद अपने को 3 घंटे मिलते हैं और टिल 1 o'clock यहाँ से लास्ट बोट निकलती है हार्बर पॉइंट से। तो वहाँ पहुँचने के बाद अब टिल 3-3:30 तक एक्सप्लोर करके वापस आ सकते हैं। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो एलिफेंट बीच 3-3:30 बजे तक क्लोज हो जाता है। एलिफेंट बीच जाने के लिए हमने तो अपना टिकट परचेज कर लिया है जो कि है 1000 रुपीज़ पर पर्सन का। अब हमारी स्पीड बोट राइड की शुरुआत हो चुकी है। टोटली बोट के अंदर 10 मेंबर्स आना ज़रूरी होते हैं और अब 10 मेंबर्स पूरे आ चुके हैं और इसी के साथ जो बोट राइड है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये स्पीड बोट है, इस वजह से यहाँ साइड्स में आपको पानी उछलता हुआ काफ़ी नज़र आएगा और ये राइड बड़ी इंजॉइंग होती है।
तो अब काफ़ी खूबसूरत नेचर को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच चुके हैं एलिफेंट बीच, जो कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। जितनी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं अभी फ़िलहाल हमारे सराउंडिंग में है, ये कई सारी राइड्स होती हैं इस तरह की। और ये जो आप देख पा रहे हैं जैसे बनाना राइड, ये इस तरह की डिस्को राइड, ड्रैगन राइड, इन सभी राइड्स का चार्ज लगता है 600 रुपीज़ पर पर्सन का। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कुछ मिक्की माउस की राइड्स हैं, कुछ ऑक्टोपस वाली राइड हैं। ये सभी राइड 600 रुपये पर पर्सन की होती है और 5 से 10 मिनट की इनकी राइड होती है जो ये करवाते हैं यहाँ पर। कुछ राइड्स का जो ड्यूरेशन है वो 2 से 3 मिनट भी रहता है, जो फास्टली होती हैं जैसे कि स्पीड बोट वगैरह। और जो जेट्स की होती है उसका यहाँ पे चार्ज लगता है 800 रुपये पर पर्सन का। लेकिन इन सभी एक्टिविटीज़ के अलावा यहाँ पर एक स्पेशल एक्टिविटी होती है जिसका नाम है सी वॉक, जिसमें कि इस तरह का हेलमेट आपको पहनाया जाता है और समुद्र के अंदर लेके जाया जाता है लगभग 10-15 फीट की गहराई में। और वहाँ पर आप सी में वॉक करते हुए इस तरह की मरीन लाइफ को देख सकते हैं, जो फिशेस वगैरह हैं उन्हें देख सकते हैं। अंडर वाटर जो मरीन लाइफ है उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस एक्टिविटी का चार्ज लगता है 3500 रुपये पर पर्सन का और ये एक्टिविटी लगभग 15 से 20 मिनट के ड्यूरेशन की होती है। एलिफेंट बीच पर अब हम स्नॉर्कलिंग की एक्टिविटी को करने जा रहे हैं, जिसमें कि कुछ इस तरह का मास्क हमें पहनना होता है और एक स्नॉर्कलिंग इंस्ट्रक्टर हमें वाटर के ऊपर फ्लोट कराते हुए लेकर जाता है समुद्र के गहरे वाले पोर्शन की ओर, जहां हम मरीन लाइफ को काफ़ी करीब से देख सकते हैं, जिसमें कि नज़ारा कुछ इस प्रकार का नज़र आता है। तो अब एलिफेंट बीच को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल रहे हैं राधानगर बीच के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं हैवलॉक आइलैंड के सबसे ज़्यादा पॉपुलर बीच पर, जिसका नाम है राधानगर बीच। और ये बीच पॉपुलर क्यों है ये आप हमारे पीछे देख ही पाएंगे कि कई सारे टूरिस्ट यहाँ पर एक साथ एंजॉय कर रहे हैं इस बीच पर, क्योंकि ये बीच बहुत बड़ा है। दूर तक देखेंगे तो इसकी लंबाई काफ़ी बड़ी है और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लंबाई इस साइड पर भी नज़र आती है, क्योंकि अभी हम बीच के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर खड़े हैं। तो काफ़ी बड़ा बीच है, 1-1.5 किलोमीटर लंबा। और यहाँ का जो सनसेट है, जैसे कि अभी हम शाम के समय यहाँ आए हैं, यहाँ का सनसेट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की जो सनसेट की लाइट्स हैं वो बीच पर रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं, जो कि इस नज़ारे को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। राधानगर बीच के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये एशिया का नंबर 1 बीच है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है और दूर दूर तक आपको लश ग्रीन फॉरेस्ट नज़र आता है। और अगर इसको थोड़ा सा आसमान से देखें तो एक यू शेप में ये पूरा बीच बनता है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पर दूर दूर तक बीच के किनारे होने की वजह से आपको कई सारे टूरिस्ट बीच के किनारे नज़र आएंगे।
अभी राधानगर बीच में सनसेट का पूरा माहौल बन चुका है। आप देखेंगे पीछे की साइड तो सनसेट जस्ट होने ही वाला है और सन जैसे ही सेट हो रहा है तो ये जो गोल्डन लाइट है वो पूरे के पूरे बीच पर आ रही है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब हैवलॉक आइलैंड में जिस रिसॉर्ट में हम रुकने वाले हैं उस रिसॉर्ट का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये हमारा होटल रूम है, जिसे आप देख पाएंगे काफ़ी लग्जीरियस है और इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही इसमें सारी वो फैसिलिटीज़ दी गई हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। इस रूम का वॉशरूम एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वॉशरूम एरिया भी काफ़ी साफ़ सुथरा है और काफ़ी स्पेसी है। साथ ही इसमें एक बाथ टब की फैसिलिटी भी दी गई है। आज है हमारे इस ट्रिप का 4th डे। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चलेंगे हैवलॉक आइलैंड के गोविंद नगर बीच को एक्सप्लोर करने। हैवलॉक आइलैंड के एक बेहद खूबसूरत और शांत बीच पर अब हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है गोविंद नगर बीच। अक्सर लोगों को इस बीच के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन ये एक बहुत ही लेस क्राउडेड प्लेस है जहां पर बैठकर आप बहुत अच्छे से रिलैक्स कर सकते हैं, अपने माइंड को शांत कर सकते हैं। इस बीच का पानी भी बिल्कुल साफ़ है। आप पानी के नीचे देखेंगे तो आपको पूरी मरीन लाइफ बहुत आसानी से नज़र आएगी। जो कोरल्स वगैरह हैं वो भी आप यहाँ इजीली देख पाते हैं। गोविंद नगर बीच तक पहुँचने के लिए कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ तक इजीली पहुँचा जा सकता है होटल्स और रिसॉर्ट्स के पब्लिक रास्ते को यूज़ करके। और गोविंद नगर बीच के किनारे आप देखेंगे तो कई सारे रिसॉर्ट्स और होटल्स भी यहाँ पर बने हुए हैं, तो ईज़िली आप रिसॉर्ट या फिर होटल के रास्ते से आ सकते हैं। हालांकि अभी जिस गोविंद नगर बीच पर हम खड़े हैं इस पोर्शन में हमारा रिसॉर्ट है, तो हम तो ईज़िली यहाँ तक पहुँच गए क्योंकि यहाँ सामने हमारा रिसॉर्ट है और जस्ट उसके सामने बीच है, तो हम तो इजीली पहुंच गए। लेकिन अगर आप यहाँ स्टे नहीं भी करते हैं तो भी आप पब्लिक रास्ते का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं। गोविंद नगर बीच से आप स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। कुछ इस तरह की बोट होती है जिससे आप जाते हैं समुद्र के बीच में और वहाँ पर डाइविंग आप कर सकते हैं। 12 मीटर समुद्र के नीचे आपको ले जाया जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ और आप देख सकते हैं मरीन लाइफ को बहुत नज़दीक से। स्कूबा डाइविंग के चार्जेस के बारे में बात करूँ तो लगभग 5,000 रुपये पर पर्सन का चार्ज होता है। वाकई में स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग होता है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। और अभी जो आप ये वाइट कलर का फर जैसा ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, इसे सी एनीमोन कहा जाता है और इसके अंदर क्लाउन फिश रहती है। ये जो मछलियाँ आप देख रहे हैं ऑरेंज और वाइट शेड के साथ, इन्हें क्लाउन फिश कहा जाता है। हैवलॉक आइलैंड में अब हम पहुंच चुके हैं काला पत्थर बीच, जो कि सनराइज़ के लिए बहुत फेमस है। यानी कि यहाँ से सूर्योदय का नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इस बीच का नाम काला पत्थर इस वजह से रखा गया है क्योंकि इस बीच पर बड़े बड़े काले पत्थर हैं, यानी कि ब्लैक कलर के कई सारे स्टोन हैं। जैसे कि अभी मैं जिस स्टोन पर खड़ा हूँ ये भी एक तरह का ब्लैक कलर का स्टोन है और इस वजह से इस बीच का नाम काला पत्थर रखा गया है। हालांकि ये जो बीच का भी पानी दिख रहा है ये हाई टाइड की वजह से थोड़ा बाहर की ओर आया है, लेकिन जब पानी नीचे चला जाता है तो इस बीच के किनारे भी कई सारे काले पत्थर नज़र आते हैं। इस वजह से भी इसे काला पत्थर बीच कहा जाता है।
काला पत्थर बीच पर कई सारे टूरिस्ट आपको पानी में स्नान करते हुए नज़र आएंगे, पानी में कुछ खेल खेलते हुए नज़र आएंगे। साथ ही काला पत्थर बीच पर लाइफ गार्ड्स भी अवेलेबल रहते हैं। अगर किसी को कुछ ज़रूरत है या फिर पानी का लेवल ज़्यादा है तो सेफ्टी के लिए वो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। साथ ही यहाँ पर बीच के साइड पर कुछ इस तरह के बेड्स भी आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर आप बैठकर आराम से इस नेचुरल ब्यूटी का आनंद ले सकते हैं। काला पत्थर बीच पर आपको कुछ इस तरह से गिरे हुए पेड़ नज़र आएंगे, जिनके साथ आप कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि पेड़ का तो सीन आएगा ही आएगा, लेकिन बैकड्रॉप में आपको पूरा काला पत्थर बीच भी नज़र आएगा। अंडमान में सनसेट और सनराइज़ थोड़ा जल्दी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ इंडिया, क्योंकि मान लीजिए अगर नॉर्थ इंडिया में सनसेट हो रहा है लगभग शाम को 7 बजे, तो यहाँ पर सनसेट हो जाएगा 5:30 बजे या 6 बजे तक, और सनराइज़ भी यहाँ पर जल्दी होता है। तो अगर आप अंडमान में सनसेट या सनराइज़ देखने का प्लान कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर स्थान पर, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें कि आप टाइमिंग के हिसाब से वहाँ पहुँच जाएँ, थोड़ा जल्दी पहुँच जाएँ। उस हिसाब से ना जाएँ कि जैसे आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो वहाँ के हिसाब का टाइमिंग यहाँ चलेगा, यहाँ थोड़ा जल्दी हो जाता है सनसेट और सनराइज़। अंडमान के इन सभी स्थानों को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इन सभी स्थानों के ऊपर हमने एक कंप्लीट सीरीज़ बनाई है। अगर आप चाहें तो उस सीरीज़ को देख सकते हैं। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप इन सभी स्थानों को डिटेल में देख सकते हैं। 2 दिन तक हैवलॉक आइलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं नील द्वीप के लिए, जिसका नया नाम है शहीद द्वीप। और नील द्वीप तक जाने के लिए हमने एक फेरी बुक करी है, जो कि सेम फेरी है नॉटिका की। अब हम फेरी के अंदर आ चुके हैं नील आइलैंड जाने के लिए। नील आइलैंड का डिस्टेंस हैवलॉक आइलैंड से लगभग 26 किलोमीटर का है, जिसे पार करने में 45 से 50 मिनट्स का समय लगता है। अब हम नील आइलैंड में पहुंच चुके हैं, और जैसे ही हम यहां पहुंचे हमें एक अलग गाड़ी मिल चुकी है और एक नए ड्राइवर हमारे लिए अलॉट किए गए हैं, जो कि सबसे पहले हमें लेकर चलेंगे हमारे रिसॉर्ट में, और इसके बाद हम चलेंगे नील आइलैंड को एक्सप्लोर करने। नील आइलैंड में जिस रिसॉर्ट में हम रुकने वाले हैं उस रिसॉर्ट का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये हमारा रूम है इस रिसॉर्ट का, और आप देख पाएंगे ये रूम काफ़ी लग्जीरियस है और ये 4 स्टार कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही वो सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। ये है हमारे रूम का बाथरूम एरिया, जहाँ पर एक बाथ टब दिया हुआ है। साथ ही जो अंदर का इंटीरियर है वो बड़ा ही खूबसूरत है, और साथ ही साफ सफाई का इसमें बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। अब नील आइलैंड में सबसे पहले हम चल रहे हैं लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2 को एक्सप्लोर करने, जो कि नेचुरल ब्रिज के लिए फेमस है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं नील आइलैंड के लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2 पर। ये एक स्पेशल वैरायटी का बीच है, जहां पर आपको नॉर्मली सैंड नज़र नहीं आएगी। ये एक तरह का कोरल बीच है। ये जो बीच है मेनली फेमस है इस नेचुरल ब्रिज की वजह से, और ये नेचुरल ब्रिज बना हुआ है कोरल से, यानी कि उन समुद्री जीवों से जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। और ये ब्रिज काफ़ी बड़ा है, आपको मे भी थोड़ा छोटा लग रहा हो, लेकिन जब आप रियल में देखेंगे तो काफ़ी बड़ा नेचुरल ब्रिज है, जो कि लक्ष्मण 2 जो बीच है इसकी शान है। और नील आइलैंड में मेनली लोग इसी ब्रिज को देखने आते हैं और यहाँ पर फोटोज़ क्लिक करवाते हैं।
अब हम पहुंच चुके हैं नील आइलैंड के एक बहुत खूबसूरत बीच पर जिसका नाम है लक्ष्मणपुर बीच 1। एक्चुअल में यहाँ पर लक्ष्मणपुर बीच 2 हैं, एक बीच नंबर 1, एक बीच नंबर 2। अभी हम फिलहाल आए हैं लक्ष्मणपुर बीच नंबर 1 पे, जो कि सनसेट पॉइंट है और सनसेट के लिए फेमस है। थोड़ा सा मैं बीच के करीब जाकर आपको बीच का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह का गलियारा है जहाँ से होकर हम आते हैं बीच के लिए, और बीच पर आते ही बहुत ही खूबसूरत जो सी का व्यू है वो नज़र आता है। और यहाँ पर शांति है काफ़ी, मतलब मेनली लोग यहाँ पर सनसेट के वक्त आते हैं। अभी जैसे हम दिन के समय यहाँ पर आए हैं तो ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आ रही है। ये बीच ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है। जैसे कि आप इस साइड देखेंगे तो आपको समुद्र नज़र आएगा, अभी इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको समुद्र नज़र आएगा, और इस दूसरी साइड भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी समुद्र है। कुल मिला के एक पार्ट तो इसका लैंड से जुड़ा हुआ है, बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो समुद्र से जुड़े हुए हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं भरतपुर बीच पर, जो कि टूरिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर आप पानी में स्नान कर सकते हैं, पानी में खेल सकते हैं। यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। भरतपुर बीच पर कुछ इस तरह के बीच बेड्स भी लगाए गए हैं जहां पर आप बैठकर आराम से रिलैक्स कर सकते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। और जब भरतपुर बीच के किनारे आप आएंगे तो बहुत ठंडी ठंडी फ्रेश रिफ़्रेशिंग हवाएं चलती हैं यहाँ पर, जिसका मज़ा भी आप ले सकते हैं। ये है नील का सीतापुर बीच, जो कि फेमस है यहाँ के सनराइज़ के लिए, क्योंकि यहाँ से सूर्योदय का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। सीतापुर बीच का नाम माता सीता के नाम पर रखा गया है, और इस बीच का कलर आप देखेंगे तो यहाँ की जो सैंड है वो ब्राउनिश कलर की नज़र आती है। लेकिन इस बीच के किनारे आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आएगी। आप चाहें तो यहाँ से वहाँ तक वॉक भी ले सकते हैं, लेकिन कई बार हाई टाइड होने की वजह से पानी किनारे तक आ जाता है, तो उस दौरान थोड़ा चलना मुश्किल होता है। अदरवाइज़ ये काफ़ी अच्छी जगह है। आज है हमारे इस ट्रिप का 6th डे। हम जा रहे हैं नील आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर के लिए, और पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर हम जाएंगे रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी स्पीड बोट में, जहां से जाया जाएगा रॉस आइलैंड के लिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं रॉस आइलैंड, जिसका नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और देखिए यहाँ से शुरुआत होती है रॉस आइलैंड की, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार रहा है। यानी कि जब ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था इंडिया पर, तो ब्रिटिशर्स जब अंडमान निकोबार पर कब्ज़ा कर रखा था ब्रिटिशर्स ने, तो वो इस आइलैंड को उन्होंने सेंटर बना रखा था, यानी कि मेन कमांड सेंटर था। यहीं से वो पूरे आइलैंड्स को कंट्रोल किया करते थे। और जैसे ही हम रॉस आइलैंड के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हमें नज़र आता है जापानीज़ बंकर, क्योंकि जापानीज़ ने भी अंडमान एंड निकोबार पर एक समय पर राज किया है।
रॉस आइलैंड की एक खास बात है कि यहाँ पर आपको कई सारे फ्रेंडली डियर्स नज़र आएंगे और ये सभी स्पॉटेड डियर्स हैं जिनके साथ आप कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। चाहें तो इन्हें टच कर सकते हैं, इन्हें अगर आप कुछ खाना खिलाना चाहते हैं तो वो खिला सकते हैं। और एक नहीं है, कई सारे आपको पूरे के पूरे आइलैंड में नज़र आएंगे। सभी फ्रेंडली हैं, ये आपको मारेंगे नहीं और परेशान नहीं करेंगे। इनके साथ बहुत ईजीली आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। रॉस आइलैंड पर एक और ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के रिमेन्स हैं, यानी कि जो पुराने स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, उनके ऊपर इस तरह से जड़ें लपटी हुई हैं। यानी कि आप पूरी की पूरी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है उस पर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर पेड़ की जड़ें लिपटी हुई हैं और इस तरह से लिपटी हुई हैं कि अगर जड़ों को हटा दिया जाए तो बिल्डिंग भी नीचे आ जाए। तो ये जो जड़ें हैं एक तरह से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करे हुए हैं और ये स्ट्रक्चर देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि कई सालों में जाकर ये जड़ें इनके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर आई होंगी और पूरा जड़ से ही पूरी की पूरी बिल्डिंग कवर्ड अप है। आइलैंड में एक बिल्डिंग के अंदर हम आए हैं और यहाँ पर स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर पिलर्स बने हुए हैं और हर पिलर पर जड़ें लिपटी हुई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने इनको सेट को तैयार किया हो, लेकिन ये नेचुरल है। मतलब प्राकृतिक रूप से बिल्डिंग के ऊपर इस तरह की जड़ें लगी हुई है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर आकर आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अब रॉस आइलैंड के फाइनल पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं जिस पर लाइट हाउस बना हुआ है। यहाँ से आप थोड़ा सा दूर देखेंगे तो आपको लाइट हाउस नज़र आएगा। वो लाइट हाउस इस आइलैंड का एंड पॉइंट है। तो ये पूरा का पूरा आइलैंड हमने देखा, बहुत ही अच्छा बना हुआ है और इतिहास से जुड़ा हुआ है। रॉस आइलैंड से अब हम चल रहे हैं नॉर्थ बे आइलैंड के लिए, जो कि यहाँ से काफ़ी करीब है। अब हम अंडमान के एक और फेमस आइलैंड को देखने आ चुके हैं जिसका नाम है नॉर्थ बे आइलैंड। और ये आइलैंड दो वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। पहला, यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटीज़ की वजह से, यानी कि यहाँ पर कई तरह की वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ की जेट्टी पे खड़े हुए हैं और यहाँ सेमी सबमरीन की एक्टिविटी होती है, ग्लास बॉटम बोट की एक्टिविटी होती है, स्पीड बोट्स की एक्टिविटी होती है, जेट्स की होता है और ख़ास करके स्कूबा डाइविंग और जो सी वॉक होता है उसकी एक्टिविटी यहाँ पर बहुत फेमस है। और जो दूसरी चीज़ इस आइलैंड के बारे में फ़ेमस है वो है यहाँ का लाइट हाउस, जो कि अभी ठीक आपको हमारे पीछे की ओर नज़र आ रहा होगा। ये लाइट हाउस थोड़ा बड़ा है लेकिन यहाँ से विजिबिलिटी इतनी ही हो पाती है बिकॉज बीच में कई सारे पेड़ हैं, कई सारी झाड़ियाँ हैं, तो प्रॉपरली दिख नहीं पाता। लेकिन आखिर ये लाइट हाउस फेमस क्यों है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि हमारे देश का जो पुराना 20 का नोट है, ये 20 का नोट है, उसके पीछे जो फिगर हमें नज़र आता है ये वाला, ये जो लाइट हाउस इसमें नज़र आता है बीच में, थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखाई देगा, बीच में लाइट हाउस है और कुछ पेड़ वगैरह नज़र आते हैं। वो सेम इसी आइलैंड का ये जो है नज़ारा है वो इस नोट पर छाप दिया गया है। कुल मिला के ये जो सीन दिखता है वो इस नोट पर दिखाई देता है। इस वजह से ये लाइट हाउस फेमस है और लोग अक्सर यहाँ आते हैं और 20 रुपये के नोट के साथ और इस लाइट हाउस के साथ पिक्चर्स क्लिक करके एक अलग मेमोरी अपने साथ ले जाते हैं। पोर्ट ब्लेयर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम है जिसका नाम है नेवल मराइन म्यूज़ियम समुद्रिका, जिसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। इस म्यूज़ियम में मरीन लाइफ, इंडियन नेवी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाई जाने वाली आदिवासी जनजाति से रिलेटेड कई सारी चीज़ें देखने मिलती हैं।
आज है हमारी इस ट्रिप का आखिरी दिन। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, जहां से हम प्रस्थान करेंगे अपने घर की ओर। तो चलिए अब जानते हैं ये पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। ये पैकेज हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 6 नाइट 7 डेज़ का। हमने ये पैकेज प्रीमियम कैटेगरी में बुक किया था, इस वजह से हमारे इस पैकेज का कॉस्ट था 35,000 पर पर्सन का, और हम इस टूर के दौरान 2 व्यक्ति थे। लेकिन ये टूर आपके लिए बहुत सस्ता पड़ सकता है, ये पैकेज आपके लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस पैकेज में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। इस पैकेज में हमें 4 स्टार होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली, हमें प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली जिससे कि हमने सारे साइट सीन्स करे, हमें जो फेरी का टिकट था, जितनी भी बोट्स राइड का टिकट था, वो इसी पैकेज में इंक्लूडेड था। सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो भी हमारा इसी पैकेज में इंक्लूड था। साथ ही जो लाइट एंड साउंड शो का टिकट है या फिर जितने भी म्यूज़ियम वगैरह हमने देखे, उन सब के टिकट भी इसी पैकेज में शामिल थे। तो चलिए अब जानते हैं ये पैकेज आपके लिए सस्ता कैसे पड़ सकता है। देखिए, इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति आए थे, इस वजह से हमारा इस पैकेज का कॉस्ट पड़ा था 35,000 पर पर्सन का। लेकिन अगर आप सेम पैकेज के लिए 4 व्यक्ति आते हैं तो आपका कॉस्ट पड़ता है 30,500 रुपीज़ पर पर्सन का, या फिर अगर आप 6 व्यक्ति आते हैं तो आपका कॉस्ट पड़ता है 29,500 रुपीज़ पर पर्सन का। कुल मिला के बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज पड़ेगा। एक और तरीका है जिससे आपका ये पैकेज और सस्ता हो सकता है, वो ये है कि देखिए, हमने लिया था 4 स्टार कैटेगरी के होटल्स के साथ ये पैकेज, लेकिन अगर आप 4 स्टार की जगह 3 स्टार कैटेगरी के होटल्स लेते हैं तो आपको ये पैकेज काफ़ी किफ़ायती और सस्ता पड़ सकता है। साथ ही अगर आप 12 टंग आइलैंड अपने पैकेज में इंक्लूड नहीं करवाते हैं और एक शॉर्ट पैकेज बनाते हैं 4 नाइट 5 डेज़ का या 5 नाइट 6 डेज़ का, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कराते हैं, तो ये पैकेज आपके लिए और सस्ता पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप 3 स्टार होटल की कैटेगरी के साथ 4 नाइट 5 डेज़ का पैकेज लेते हैं तो ये आपको पड़ता है 20,000 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, या फिर अगर आप लेते हैं 5 नाइट 6 डेज़ का पैकेज तो आपको ये पड़ता है 24,000 से 25,000 रुपये पर पर्सन का। तो ये इस तरह से आप अपने पैकेज को कस्टमाइज़ करके काफ़ी किफ़ायती बना सकते हैं। पैकेज के रेट्स सीज़न वाइज बदलते रहते हैं, तो करंट रेट्स के लिए आप वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी ट्रैवल डेट के अनुसार अपना हॉलिडे पैकेज ले सकते हैं। और अब हमारे एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमने अंडमान ट्रिप के दौरान बहुत एंजॉय किया, हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ इस पैकेज के दौरान मिली। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना अंडमान पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन्ड कमेंट में हमने उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पिन भी कर दिए हैं, तो वहाँ से आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये था हमारा अंडमान का टूर। हमने सभी प्लेसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।